Now we will start the next chapter, that is connections. Now connections में सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं. फर्स्ट होता है हमारे पास एक मेंबर होता है. सेकंड होता है हमारे पास जॉइंट. जो मेंबर होते हैं वो लोड को कैरी करते हैं और जो जॉइंट होता है ये लोड को ट्रांसफ़र करता है. नाउ अब स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो वेरियस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शन. हम कनेक्शंस यूज़ करते हैं, राइट. सो ये कनेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रिवेटेड कनेक्शन, सेकंड है बोल्टेड कनेक्शन, थर्ड है वेल्डेड कनेक्शन. यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन दो तरीके में और डिवाइड होते हैं. फर्स्ट है बियरिंग बोल्टेड कनेक्शन और सेकेंड होता है फ्रिक्शन टाइप बोल्टेड कनेक्शन. ना नेक्स्ट रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं. रिवेटिंग एक मेथड है जिसमें हम दो पीसेस को ज्वाइन करते हैं बाय इंसर्टिंग मेटल पिन्स. इस तरीके से ये है आपका रिवेट. इस तरीके से आप इसको यूज करते हो ज्वाइन करने के लिए दो प्लेट्स को. ये होता है रिवेटेड कनेक्शन. जब आप रिवेट यूज करते हो तो वो रिवेट कनेक्शन कहलाता है और जब आप बोल्ट यूज करते हो नट एंड बोल्ट वो होता है बोल्टेड कनेक्शन. बोल्ट इस तरीके से होता है. नट एंड बोल्ट आपने देखा ही होगा, वो होता है बोल्ट कनेक्शन. यहाँ पे थ्रेडिंग्स होती हैं ना. ये जो मेटल पिन्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेट्स बोलते हैं. और उस होल्स में हम उसको मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. नाउ इसमें एक पोर्शन हेड होता है और एक पोर्शन शैंक होता है. इसको आप हेड बोलते हैं, आप शैंक बोलते हैं. इसको हम हेड बोलते हैं, इसको शैंक बोलते हैं. नाउ ये जो डायमीटर होता है ये होता है नॉमिनल डायमीटर फाई, या तो शैंक डाया भी बोलते हैं या डायमीटर ऑफ रिवेट बोलते हैं. और जो ये डायमीटर होता है डायमीटर ऑफ हेड ये होता है 1.6 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर. नाउ अब जब हम ये रिवेट को यूज़ करते हैं यहाँ पे होल करके, सो जो होल का डायमीटर होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम ताकि ये रिवेट इसमें फिट हो पाए. सो ये जो होल का डायमीटर होता है मीन्स इसको हम 5' लिखते हैं. ये होता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट. ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट या होल डाया और होल डाया, जिस डायमीटर का हम होल करते हैं ताकि ये रिवेट फिट हो पाए. सो ये किसके इक्वल होता है, 5 + 1.5 और 5 + 2 के इक्वल. जब नॉमिनल डायमीटर आपका 25 mm से कम होगा और जब नॉमिनल डायमीटर आपका 25 mm से ज़्यादा होगा. सो ये होता है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बोल्टेड कनेक्शन. हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बोल्टिंग में यूज होते हैं. फर्स्ट है पिच, सेकेंड है गेज, थर्ड है एरिया ऑफ बोल्ट एट रूट. पिच जो होता है ये इस तरीके से आपका प्लेट है, यहाँ पे आपके रिवेट्स हैं और ये लोड का डायरेक्शन है. सो अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम लेंगे या डिस्टेंस इन अ रो में लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये होता है पिच. पिच या डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट हम पिच बोलते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ लोड के अलोंग होता है. नाउ अगर लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज, जी. नाउ यहाँ पे जो आपका बोल्ट होता है ये थ्रेडिंग की वजह से यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो जाता है. सो इसके वजह से जो एरिया होता है टोटल एरिया बोल्ट का रूट में, एरिया ऑफ द बोल्ट एट रूट किसके इक्वल होता है, 78 टाइम्स होता है एरिया ऑफ द शैंक के. सो ये हो जाएगा आपका 0.78 इंटू π/4 d². ये आपका शैंक होता है और ये आपका जो थ्रेडेड पोर्शन होता है बोल्ट का ये वो होता है. बिकॉज ऑफ द थ्रेडिंग यहाँ पे जो एरिया रिड्यूस हो जाता है वो 22% रिड्यूस हो जाता है. सो 100 - 22 78. सो इसीलिए ये जो एरिया आता है एरिया ऑफ द बोल्ट रूट में, एरिया ऑफ द बोल्ट एट रूट किसके इक्वल होता है 0.78 इंटू π/4 d². और एरिया ऑफ द बोल्ट एट शैंक किसके इक्वल होता है π/4 इंटू d². नाउ हमारे पास जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है लैप जॉइंट, सेकेंड है बट जॉइंट. बट जॉइंट भी दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है सिंगल कवर और सेकेंड है डबल कवर बट जॉइंट. लैप जॉइंट में क्या होता है, जो प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होती हैं एज टू एज, मीन्स इस तरीके से, और ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं.
ये इस तरीके से ओवरलैप करती है, यहाँ पे आपका रिवेट अप्लाई हो गया, यहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा है। ये होता है लैप जॉइंट, ये होता है एज टू एज कनेक्शन। नाउ सेकेंड होता है बट जॉइंट। इसमें क्या होता है, जो टू प्लेट्स होती हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पे एक प्लेट हम लगाते हैं ताकि ये दोनों प्लेट को कनेक्ट कर सकें। ये होती है कवर प्लेट, और ये मेन प्लेट से कनेक्टेड होती हैं। या तो हम इसको एक साइड देते हैं ये कवर प्लेट को, या तो हम दोनों साइड भी देते हैं। ये बट जॉइंट जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं ये ओवरलैप नहीं होती। अगर हम ये जो कवर प्लेट है दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, सो ये हो जाती है डबल कवर बट जॉइंट, और ये होती है सिंगल कवर बट जॉइंट। सबसे ज़्यादा इफिशियंसी इसकी होती है डबल कवर बट जॉइंट की। अगर आपको इफिशियंसी पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो डबल कवर बट जॉइंट की, राइट। फिर उसके बाद होती है सिंगल कवर बट जॉइंट की, और सबसे कम होती है लैप जॉइंट की। यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी ये आगे पीछे खिसक सकता है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी सबसे कम होती है लैप जॉइंट की, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है बीम। बीम का जो डेजिग्नेशन होता है, मींस बीम को हम किस तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन में, या किस फॉर्म में वो लिखा रहता है। फर्स्ट है डेप्थ, और सेकेंड है वेट पर मीटर रन में, ये आपको गिवन रहता है। सो आपको पहचाना रहेगा ये कौन सी बीम है। सो इसको हम 5 क्लास में क्लासीफाइड है ये बीम। सो इसको लिखने का किस तरीके का वे होता है। सो फर्स्ट होता है ISJB, ISLB सेकेंड, थर्ड है ISMB, फोर्थ होती है ISHB, फिफ्थ होती है ISWB। ये है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, और इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ये होती है स्मॉल लोड के लिए यूज़, ये होती है हैवी लोड के लिए, ये होती है फ्लोर बीम के लिए, ये होती है लैटरल अनस्टेबिलिटी के लिए। उसी तरीके से जो चैनल होता है, चैनल सेक्शन, इसको भी हम डेसिग्नेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ और वेट पर मीटर रन से। इसमें हम 6 क्लासीफाई करते हैं चैनल सेक्शन को। ISJC, ISLC, ISMC, ISHC, ISSC, ISGC। यहाँ पे ये सब इसी के अकॉर्डिंग है, जूनियर, लॉन्ग, मीडियम, हैवी। और S जो होती है वो स्पेशल चैनल होता है, और G जो होता है गेटेड चैनल होता है। इसी तरीके से हमारी जो T बीम होती है, T बीम को भी हम डेसिग्नेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ और वेट पर मीटर रन के अकॉर्डिंग। जो T बीम होती है वो भी 5 क्लास में क्लासीफाई होती है। फर्स्ट है ISJT, सेकेंड है ISLT, थर्ड है ISMT, फोर्थ है ISHT, फिफ्थ है ISST। जो S है वो स्पेशल लॉन्ग लेग टी बीम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, इस तरीके से। 2 टाइप के एंगल सेक्शन होता है, एक इक्वल एंगल सेक्शन और एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। जब लेग लेंथ मीन्स ये L और ये L, ये होता है लेग लेंथ, ये होता है थिकनेस। अगर लेग लेंथ दोनों साइड के इक्वल हैं सो ये होता है इक्वल एंगल सेक्शन। अगर लेग लेंथ अलग अलग है दोनों साइड में सो ये होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। ये हो गया आपका थिकनेस। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग बोल्ट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग बोल्ट अंडर शियर इज मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सो अगर हमको डिज़ाइन स्ट्रेंथ पूछेगा बियरिंग बोल्ट के लिए, सो वो मिनिमम होती है शियर स्ट्रेंथ की और बियरिंग स्ट्रेंथ की। नाउ शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू FUB बाई √3 गामा MB इंटू NN ANB प्लस NS ASB, जहाँ पे गामा MB इज़ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल ऑफ बोल्ट, इसको हम 1.25 लेते हैं। NN जो है वो नंबर ऑफ शियर प्लेन्स होती हैं विथ थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन, और NS जो होती है वो नंबर ऑफ शियर प्लेन्स होती है विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन, और ASB जो होता है नॉमिनल एरिया ऑफ बोल्ट होता है जो कि π/4d² होता है, और ANB जो होता है वो नेट शियर एरिया होता है बोल्ट का थ्रेड्स में। इसको हम जनरली लेते हैं 0.78 टाइम्स ऑफ ASB के, मीन्स 0.78 इंटू π/4d²। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, VDPB इक्वल्स टू VNPB बाय गामा MB।
2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू बाय 1.25 है, जहाँ पे वी डी पी बी जो है वो डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ है और वी एन पी बी जो है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ है। इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल से डिवाइड करते हैं जो कि 1.25 है। सो आता है हमारे पास डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, जहाँ पे के बी जो है वो स्मॉलर होता है इन सब का, मीन्स मिनिमम ऑफ ई बाय 3d0 कॉमा पी बाय 3d0 माइनस 0.25 कॉमा एफ यू वी बाय एफ यू कॉमा 1। इससे मिनिमम जो भी वैल्यू आएगी वो के बी की होगी, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे एफ यू और एफ यू बी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये बोल्ट की ये प्लेट की। और डी जो होता है ये नॉमिनल डायमीटर होता है बोल्ट का, और डी जीरो जो है वो डायमीटर होता है होल का, बोल्ट होल का। ये नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का, ये डायमीटर ऑफ होल है। गामा एम बी जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है मटेरियल का, जो कि 1.25 है। नाउ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जिसमें आपके 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, अ ब्रैकेट बोल्टेड टू अ वर्टिकल कॉलम एज शोन बिलो, इफ M20 bolts of grade 4.6 are used, determine the maximum value of factored load P which can be carried safely given that the thickness of web of ISMC 300 is 7.6 mm। सो यहाँ पे आपको गिवन है सब चीज़ें, आपको फाइंड करना है फैक्टर्ड लोड P की वैल्यू। सो यहाँ पे हमको P फाइंड करना है, राइट। नाउ M20 bolts of grade 4.6, इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑफ ग्रेड 4.6। जब भी बोल्ट्स हमारे पास गिवन होते हैं, सो M20 बोल्ट्स हैं, मीन्स इसका जो नॉमिनल डायमीटर है वो 20 है, मीन्स डी आपका 20 हो जाएगा। और 4.6 का मतलब क्या होता है, जो पहला टर्म होता है इसको इंटू 100 करते हैं हम, जो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 की इक्वल होगी। और यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी बोल्ट की वो 0.6 ऑफ 400 मीन्स 240 के इक्वल होगी। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है इंटू 100 वो होता है अल्टीमेट बोल्ट स्ट्रेंथ, और जो नेक्स्ट टर्म होता है मीन्स 0.6 उसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ बोल्ट की। नाउ हमारे पास प्लेट्स का गिवन है, प्लेट्स के बारे में क्या डेटा गिवन है, 10 mm की हमारे पास प्लेट है। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्लेट की क्या हो जाएगी 410 मेगा पास्कल, और यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी प्लेट की वो किसके इक्वल हो जाएगी 250 मेगा पास्कल। ये बोल्ट के लिए डेटा हो गया, ये आपका प्लेट्स के लिए डेटा हो गया। नाउ हमको क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टर्ड लोड। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ किसके इक्वल होता है, मिनिमम होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियर स्ट्रेंथ के, अभी मैंने आपको बताया। नाउ यहाँ पे शेयर कैपेसिटी जो होगी बोल्ट्स की यूजिंग द फॉर्मूला वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है, राइट। सो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एफ यू बी बाय 1.25 इंटू √3 इंटू एन एन ए एस बी प्लस एन 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 ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। यहाँ पे जो बोल्ट्स हैं वो सिंगल शेयर में है, सो हम एज्यूम करेंगे जो शेयर प्लेन्स जो है वो कट द रूट को कट करेगी, रूट ऑफ थ्रेड को। सो यहाँ पे हम जब भी गिवन नहीं होगा तो एन एस को 0 लेंगे और एन एन को 1 लेंगे, राइट। यहाँ पे ए एन बी किसके इक्वल हो जाएगा 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर। ए एन बी किसके इक्वल हो जाएगा 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना गिवन है 20 गिवन है हमारे पास, सो ये हो जाएगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 245 mm स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज हमको आ जाएगी शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की, सो ये हो जाएगा 400, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या है 400 है, ये हो जाएगा 1.25 इंटू √3 इंटू 245 बाय किलो न्यूटन में डायरेक्ट लिखेंगे तो डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू किलो न्यूटन में। सो दिस विल कम आउट टू बी 45.27 किलो न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे बियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया VDBP, ये हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है। सो इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2.5 kb इंटू टी इंटू एफ यू बाय
गामा एम बी, यहाँ पे के बी जो है वो मिनिमम है ई बाय 3d0 पी बाय 3d0 माइनस 0.25 एफ यू बी बाय एफ यू कॉमा 1। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब वैल्यूज़ को। ये हो जाएगा के बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 33 3 इंटू 22। यहाँ पे एज डिस्टेंस गिवन है 33 mm, राइट। सो यहाँ पे हम 33 पुट कर लेंगे। यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर बोल्ट का गिवन है 20 mm। सो जो होल का डायमीटर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 + 2 22। सो यहाँ से लोड के अलोंग जो डिस्टेंस होता है वो पिच होता है। पिच हमारे पास कितना गिवन है 60 mm गिवन है। सो ये हो जाएगा 60 इंटू 3 इंटू 22 माइनस 0.25। ये हो जाएगा 400 बाय 410 कॉमा 1। सो यहाँ से के बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसको पुट कर देंगे यहाँ। वी डी बी पी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 0.5 इंटू 7.6 इंटू 410 बाय गामा एम बी 1.25 किलो न्यूटन में 1000 से डिवाइड कर दो। सो ये आ जाएगा बेयरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट की 62.32 किलो न्यूटन। नाउ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ के। सो मिनिमम ऑफ 45.27 कॉमा 62.32। सो मिनिमम वैल्यू क्या है 45.27 किलो न्यूटन। सो ये हो जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ना हमारे को पूछा है फैक्टर्ड लोड। सो लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन एक्सट्रीम बोल्ट। नाउ सबसे पहले हम F1 फाइंड करेंगे जो डायरेक्ट शेयर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा P बाय 5 के। हमारे पास यहाँ 5 बोल्ट्स गिवन है 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा P बाय 5। सो ये हो जाएगा 0.2 P। नाउ जो रिजल्टेंट है 4 बोल्ट्स का वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से जो है R डिस्टेंस में है। सो ये है R 4 बोल्ट्स के लिए 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ये हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये यहाँ 60 स्क्वायर ये 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 100 mm। नाउ सेंटर बोल्ट के लिए जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के लिए। ये 4 जो कॉर्नर्स के लिए, ये सेंटर के लिए आर आ जाएगा। नाउ समेशन ऑफ आर स्क्वायर हम फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 0 के। नाउ फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, नाउ फोर्स ड्यू टू मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मूवमेंट P इंटू ई एक्ट कर रहा है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा F2 फोर्स इक्वल्स टू PER बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। सो ये P लोड हमको पता नहीं है कितना है इंटू इसेंट्रिसिटी 250, R जो कॉर्नर वाला बोल्ट है उसका डिस्टेंस 100 बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर 4 इंटू 100 स्क्वायर। सो ये F2 के इक्वल हो जाएगा। ना कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पे देखिए जो बेस है इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा 60, हाइपोटेनस क्या आया हमारे पास 100। सो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.6। ना हमारे को रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ड्यू टू F1 और F2 के वजह से, सो टोटल शेयर फोर्स जो आएगा, शेयर फोर्स इन एक्सट्रीम बोल्ट F किसके इक्वल हो जाएगा रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, राइट। नाउ जो हमारे पास वैल्यू आई है F1 F2 और कॉस थीटा की उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो F1 हमारे पास क्या आया है 0.2 P आया है। सो ये हो जाएगा 0.2 P का होल स्क्वायर। नाउ F2 किसके इक्वल आया है 0.625 P के स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी 0.625 P प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 0.2 P इंटू F2 0.625 P इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 0.6 आई। सो नाउ इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.76199 P। नाउ अब हम इसको इक्वेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट के। नाउ इक्वेटिंग इट टू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, हमारे पास बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या आई है 45.27, राइट। ये आपकी बोल्ट की स्ट्रेंथ आई है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की। सो ये हो जाएगा 0.76199 P इक्वल्स टू 45.27।
यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 59.41 किलो न्यूटन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कई बार आपको ये पूछता है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा और P लोड गिवन होता है, सो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर हमारे को इस क्वेश्चन में P की वैल्यू पूछा है, फैक्टर्ड लोड की। सो इस न्यूमेरिकल से 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं। सो अगर आप इसको एक अच्छे से देख लेंगे एक न्यूमेरिकल को, सो बाकी न्यूमेरिकल्स भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जो P की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये फैक्टर्ड लोड आता है। अगर हमारे को वर्किंग लोड पूछेगा, इन केस अगर मैक्सिमम वर्किंग लोड पूछता है, सो ये हो जाएगा मैक्सिमम वर्किंग लोड इक्वल्स टू फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय 1.5। सो ये आ जाएगा 39.6 किलो न्यूटन। सो अगर वर्किंग लोड है सो ये वैल्यू आएगी, फैक्टर लोड को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। नाउ हमारे पास IS कोड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हैं कनेक्शन से रिलेटेड, उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इंपॉर्टेंट IS 800-2007 स्पेसिफिकेशन फॉर स्पेसिंग एंड एज डिस्टेंस ऑफ बोल्ट होल्ड। फर्स्ट है टेंशन मेंबर अगर है, सो जो पिच है उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm, जहाँ पे T जो है वो थिकनेस है प्लेट की। अगर कंप्रेशन मेंबर है सो जो पिच की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm। इन दोनों से जो छोटा है पिच की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे T जो है वो थिकनेस है प्लेट की। नेक्स्ट मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होता है 1.7 इंटू D0 फॉर शियर्ड और हैंड फ्लेम आउट एजेस। नेक्स्ट मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होता है 1.5 D0 फॉर मशीन कट एंड प्लेन्ड एजेस, जहाँ पे D0 जो है वो होल डायमीटर है बोल्ट की। नाउ मैक्सिमम एंड और एज डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा 12 इंटू T इंटू एप्सिलॉन E, जहाँ पे एप्सिलॉन E होता है √250/Fy। T जो है वो थिकनेस है थिनर प्लेट की। नाउ जब हम टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं सो उसकी जो मैक्सिमम पिच है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 32T और 300 mm इफ़ प्लेट्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, अगर प्लेट वेदर से एक्सपोज नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पिच किसके इक्वल होती है, मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm इफ़ प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर, अगर प्लेट एक्सपोज है वेदर से। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, वो किसके इक्वल होता है T dB इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 0.9 FUB इंटू AN बाय गामा MB कॉमा FYB ASB बाय गामा M नॉट, जहाँ पे FUB जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है बोल्ट की, FYB यील्ड स्ट्रेंथ है बोल्ट की, AN जो है वो नेट टेंसाइल एरिया है, उसको हम 0.78 टाइम्स ऑफ ASB के लेते हैं, शैंक एरिया का 78%, और ASB किसके इक्वल होता है, शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट, जो किसके इक्वल होता है π/4 D² के। ना गामा MB और गामा M नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं, ये 1.25 होता है, ये 1.1 होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आपको ग्रेड ऑफ बोल्ट मतलब M20 गिवन है, M20 बोल्ट अगर यूज़ करने बोलता है ऑफ ग्रेड 4.6, सो इसका मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। सो जो नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट की वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 mm के, और इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की, सो जो किसके इक्वल हो जाएगा 400 MPa मेगा पास्कल, और जो सेकेंड टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, मीन्स फर्स्ट टर्म 400 आया इंटू 0.6, ये आ गया 240, ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है बोल्ट की। सो इसका मीनिंग आपको समझना है, अगर हमारे पास गिवन है M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, सो यहाँ से हम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट से जो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, सेकंड से जो वैल्यू आएगी वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। इसी तरीके से जैसे अगर 8.8 गिवन है ग्रेड 8.8, सो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल्ट की किसके इक्वल हो जाएगी 800 के, और यील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगी 800 इंटू 0.8, सो दिस विल कम आउट टू बी 640 मेगा पास्कल, ये हो जाएगी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ बोल्ट की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेल्डेड कनेक्शन। अगर वेल्डिंग हम करते हैं, मीन्स क्या, वेल्डिंग एक मेथड है जिसमें हम दो पीसेस मेटल्स के ज्वाइन करते हैं यूजिंग हीट, या तो उसको गर्म करके पिघला के, या तो कोई फिलर मटेरियल हम ऐड करते हैं। आफ्टर कूलिंग द बॉन्ड इज एस्टैब्लिश बिटवीन द टू एलिमेंट्स, ठंडा जब हो जाता है तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है वो दो मेटल्स और एलिमेंट्स के बीच।
ना हमारे पास जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है बट वेल्ड, सेकेंड है फिलेट वेल्ड, थर्ड है स्लॉट वेल्ड एंड पग वेल्ड। बट वेल्ड को ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं। बट वेल्ड में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं, उसके बाद हम उसको वेल्डिंग करते हैं जॉइंट में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेल्डिंग होती है वो सेम प्लेन में होती है। जो फिलेट वेल्ड होता है ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है या तो किसी एंगल में वेल्ड होता है, और ये इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं। और फिलेट वेल्ड 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ वेल्ड फेस। जैसा वेल्ड का फेस होता है उस हिसाब से ये 3 टाइप्स के, फर्स्ट है कॉनकेव, सेकेंड है कॉन्वेक्स, थर्ड है मीटर। नाउ बट वेल्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपका एलिमेंट है, यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है, यहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं बीच में। और फिलेट वेल्ड ये एंगल में होता है, जनरली ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरीके से फिलेट वेल्ड होता है। और जनरली जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो राइट एंगल्ड होते हैं एक दूसरे से। नाउ इसमें जो कॉनकेव होता है वो इस तरीके से होता है, जो फेस ऑफ द वेल्ड होता है वो इस तरीके से होता है कॉनकेव में, कॉनकेव शेप में। नाउ और कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो वेल्डिंग का जो फेस होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये कॉन्वेक्स होता है। और मीटर में जो फेस होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ये आपकी थ्रोट डिस्टेंस होती है, इसको हम थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। ये आपका फिलेट वेल्ड होता है यहाँ पे, और इसको हम लेग बोलते हैं, लेग डिस्टेंस। ये थ्रोट थिकनेस होती है, और ये जो है वो लेग लेंथ होता है। ये इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल में प्लेस्ड होते हैं फिलेट वेल्ड में, और ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं। और बट वेल्ड में क्या होता है, ये सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन स्ट्रेंथ इन वेल्ड। वेल्डिंग में डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर बट वेल्ड है सो जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल के। नाउ अगर फिलेट वेल्ड या स्लॉट या प्लग वेल्ड है सो उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, FWN बाय गामा MW, जो किसके इक्वल होता है, FU बाय √3 इंटू गामा MW, जहाँ पे FU जो है वो स्मॉलर है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड और ऑफ द पेरेंट मटेरियल। FU जो है यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होती है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड की या तो पेरेंट मेटल की। और गामा MW हम 1.25 लेते हैं अगर शॉप वेल्ड है, अगर फील्ड में वेल्डिंग की हुई है सो उसको हम 1.5 लेते हैं। नाउ कनेक्शंस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, ESC, गेट, AE, JE में, और जो बार बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A structural member carrying a pull of 700 kilonewton is connected to a gusset plate using rivets of 20 mm diameter. If the pull required for shearing the rivet, to crush the rivet and to tear the plate per pitch length are 60 kilonewton, 35 kilonewton and 70 kilonewton respectively, then the number of rivets required are. Number of rivets किसके इक्वल हो जाएगा, जो पुल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, रिवेट वैल्यू से, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स आता है। पुल हमारे पास क्या है, 700 किलो न्यूटन है, राइट। और यहाँ पे रिवेट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जो मिनिमम होता है इन तीनों में। सो जो शेयरिंग की वजह से जो पुल है, क्रश की वजह से है और टीयर की वजह से, मीन शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है रिवेट वैल्यू। सो रिवेट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 60, 35, 70। So ये हो जाएगा 700 by 35. This will come out to be 20. So the number of rivets required are 20. Next question. The maximum longitudinal pitch allowed in bolted joint of tension member. So according to IS 800/1984, जो maximum pitch होता है allow किया जाता है bolted joint में टेंशन मेंबर में, वो होता है 16T के इक्वल, मीन्स 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे जो T होता है वो प्लेट की थिकनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो इफेक्टिव लेंथ होती है फिलेट वेल्ड की वो किसके इक्वल होता है, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड की साइज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट रिवेट्स कनेक्टिंग द मेंबर सब्जेक्ट टू आइदर कंप्रेशन और टेंशन exceeds the maximum pitch, then the additional rivets which are not subjected to the calculated stresses are known as A. packing rivets, B. long grip rivets, C. tacking rivets, D. auxiliary rivets. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैकिंग रिवेट्स।
टैकिंग रिवेट्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है एडजेसेंट रिवेट का या तो कंप्रेशन में या तो टेंशन में मैक्सिमम पिच को एक्सीड कर जाता है, और जो एक्स्ट्रा रिवेट्स होते हैं जो कि कोई भी स्ट्रेसेस से सब्जेक्ट नहीं किए जाते हैं वो होते हैं टैकिंग रिवेट्स। टैकिंग रिवेट्स हम यूज़ करते हैं बैक टू बैक एंगल के कनेक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अ स्ट्रक्चरल मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड थ्रू आउट देयर लेंथ? ए लॉकिंग रिवेट, बी बाय स्पेसिंग रिवेट, सी बाय ग्रिपिंग रिवेट्स, डी बाय टैकिंग रिवेट्स। जब दो एंगल्स के मेंबर को हमको बैक टू बैक कनेक्शन देना रहता है सो उसको हम करते हैं यूजिंग टैकिंग रिवेट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? The permissible stresses in a weld are usually taken as A. less than that of parent body, B. equal to those of parent body, C. more than those of parent body, D. any desired value. So जब भी हम permissible stresses वेल्ड में लेते हैं उसको हम लेस लेते हैं पेरेंट बॉडी से, सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for fillet rivets the permissible stresses are reduced by what percentage? A 10%, B 15%, C 25%, D 1/3%. So according to the IS code IS 800 1984 for field rivets जो permissible stress होते हैं उसको हम reduce करते हैं by 10%. So option A is the correct answer. Next question, a steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter of 16 mm is driven into it. What is the net sectional area of the plate? So यहाँ पे nominal diameter rivet की क्या given है? 16 mm, right? So यहाँ से hole की diameter किसके equal हो जाएगी? 16 plus 1.5, so this will be 17.5 mm. Now अब हमारे को पूछा क्या है? नेट सेक्शनल एरिया। सो नेट सेक्शनल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ के। सो यहाँ पे जो लेंथ है सबसे पहली चीज़ 300 mm वाइड है, सो माइनस जो हमारा होल होगा उससे माइनस कर देंगे। होल कितने का होगा? 17.5 का, इनटू थिकनेस, सो इनटू 10 mm। दिस विल कम आउट टू बी 2825 mm स्क्वायर। So this is approximately equal to the option number C 2830 mm स्क्वायर। जब एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं होता सो हम नियर अबाउट वैल्यू को आंसर ले लेते हैं। सो C इज द करेक्ट आंसर। अ बोल्ट डेजिग्नेटेड एज हेक्स बोल्ट M16 into 70 NL will have A diameter of 16 mm, B diameter of 70 mm, C length of 16 mm, D cross sectional area of 16 into 70 centimeter square। सो जब भी ये डेजिग्नेशन होता है इसका मतलब क्या है? डायमीटर जो है वो बोल्ट का 16 mm है और यहाँ पे जो 70 NL है मींस जो 70 है वो लेंथ है और NL जो होता है वो नॉर्मल फिनिश है, मींस बोल्ट में कोई भी कोटिंग नहीं है। जनरली ये माइल्ड स्टील होता है जिसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Next question, a steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate is. So यहाँ पे भी हमको क्या पूछा है? नेट सेक्शनल एरिया। सो गिवन क्या है हमारे पास? नॉमिनल डायमीटर गिवन है 18 mm। सो डायमीटर, होल डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू IS जब भी हमारे पास नॉमिनल डायमीटर गिवन होता है उससे हम होल डायमीटर करते हैं। अगर 25 mm से लेस है सो उसमें प्लस 1.5 करते हैं। अगर 25 mm से ज़्यादा है नॉमिनल डायमीटर सो प्लस 2 करते हैं। सो ये हो जाएगा 19.5 mm। नाउ नेट सेक्शनल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? जो टोटल विड्थ है हमारी प्लेट की वो माइनस होल का डायमीटर इनटू थिकनेस। थिकनेस क्या है? 10। सो दिस विल कम आउट टू बी 2805 mm स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रैकेट हैज बीन अटैच्ड टू अ फ्लेंज ऑफ अ कॉलम एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स इन द बोल्ट? यहाँ पे हमको P की वैल्यू पूछा है। सो जो मैक्सिमम फोर्स होता है बोल्ट के लिए उसका फॉर्मूला होता है M इंटू आर बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। M यहाँ पे मोमेंट है जो कि किसके इक्वल है? P इंटू एसेंट्रिसिटी के। सो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमको R फाइंड करना पड़ेगा, रेडियल डिस्टेंस। सो ये R हो जाएगा
सो हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 50 mm। नाउ इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स के लिए, वो हो जाएगा P इंटू ई। एसेंट्रिसिटी कितनी है 200 mm, 100 यहाँ से 100 यहाँ से, सो ये 200 एसेंट्रिसिटी हो गई इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई 50 बाय समेशन ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कितने बोल्ट हैं 4 हैं, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 50 स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम फोर्स की P। So the correct answer is option number C. Next question. When the effect of wind or earthquake load is taken into account in the design of a riveted connection, the permissible stresses in rivets may be exceeded by. So according to code IS 800 1984, जब हम इफेक्ट लेते हैं विंड या अर्थक्वेक लोड का, तब रिवेटेड कनेक्शन में वो जो परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं रिवेट्स में वो एक्सीड कर सकते हैं बाय 25% अकॉर्डिंग टू IS कोड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ माइल्ड स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 840 kN is connected to a gusset plate using rivets. If the permissible forces required per pitch length, first to shear a single rivet, second to crush the rivet, third to tear the plate, are 50 kN, 80 kN and 60 kN respectively, then the number of rivets required is. So number of rivets किसके इक्वल होता है, जो आपका लोड एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है 840 बाय जो मिनिमम होता है इसमें से शियर, बियर और टियर से, वो होती है रिवेट वैल्यू। So 840 by 50. So this will come out to be 16.8. So it approximately 17. So the correct answer is option number D. Next question. The effective throat thickness of a fillet weld depends upon A. Angle between fusion faces, B. Length of weld, C. Permissible shear stress, D. Type of weld. So जब भी थ्रोट थिकनेस होती है फिलेट वेल्ड के लिए वो किस पे डिपेंड करती है, K इंटू एस पे, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है और S जो है वो साइज है वेल्ड की, साइज ऑफ वेल्ड। जहाँ पे K कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे। सो इसकी एक टेबल है अकॉर्डिंग टू IS कोड 800। अगर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस हमारे पास गिवन है, सो वैल्यू जो होगी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K की, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। सो ये टेबल आपको याद भी होना चाहिए, कुछ कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। 60 to 90 अगर एंगल है, सो जो वैल्यू होती है K की वो होती है 0.70। अगर एंगल 91 to 100 डिग्री है, सो K की वैल्यू होती है 0.65। अगर एंगल 101 to 106 है, सो K की वैल्यू होती है 0.60। अगर एंगल 107 to 113 है, सो K की वैल्यू होती है 0.55। अगर एंगल 114 से 120 है, सो K की वैल्यू होती है 0.5। सो जब भी जो थ्रोट थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, K पे। K जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the load line coincides with the centroid of the rivet group, the rivets are subjected to A. shear only, B. tension only, C. bending only, D. shear as well as tension. So जब भी लोड लाइन कॉन्साइड करेगी सेंट्रॉइड के, सो वहाँ पे जो रिवेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ शेयर से सब्जेक्ट होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, शेयर ओनली। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फिलेट वेल्डेड जॉइंट इज शोन इन फिगर। द साइज ऑफ द वेल्ड इज 8 mm. सेफ स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर. What is the safe force to the nearest magnitude to which the weld can be subjected? सो फोर्स हमारे को पूछा है, राइट। सेफ फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया के। नाउ यहाँ पे स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है,
सेफ स्ट्रेस वेल्ड में 110 एक्ट कर रहा है। कितने एरिया में एक्ट कर रहा है? पहली तो लेंथ, ये वेल्डिंग कितने एरिया में है? 80 + 60 + 80, 80 + 60 + 80 टोटल लेंथ हो गई। नाउ अब हमारे को थ्रोट थिकनेस वेल्डिंग है, सो हम यहाँ पे सबसे वीकेस्ट सेक्शन लेते हैं जो कि थ्रोट होता है। सो थ्रोट थिकनेस किसके इक्वल होती है? 0.7 टाइम्स ऑफ एस, साइज ऑफ द वेल्ड के। सो एस यहाँ पे क्या है? 8 mm। सो यहाँ से सेफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस विल कम आउट टू बी 135.52 kN। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next question. A plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is termed as A. template, B. base plate, C. gusset plate, D. shoe plate. So इसका करेक्ट आंसर है गजेट प्लेट। गजेट प्लेट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कनेक्ट करना रहता है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रिवेटेड जॉइंट फेलियर विल ऑकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो रिवेट जॉइंट में क्या होता है? फेलियर जो होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, मीन्स शेयरिंग की वजह से, बियरिंग की वजह से और टीयरिंग की वजह से। सो जो जॉइंट स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम होती है शेयरिंग फेलियर के, बियरिंग फेलियर के और टीयरिंग फेलियर के। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द ए. स्मॉलर साइज ऑफ द फिलेट, बी. थ्रोट ऑफ द फिलेट, सी. साइड परपेंडिकुलर टू फोर्स, डी. साइड पैरेलल टू फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोट ऑफ द फिलेट। फिलेट वेल्ड जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो रेजिस्ट कर सके शियर, और हम लोग इसको जब भी डिज़ाइन करते हैं हम मिनिमम थिकनेस के लिए डिज़ाइन करते हैं जो कि थ्रोट थिकनेस होती है। सो जो थ्रोट थिकनेस होती है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है फिलेट वेल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 800/1984 द मिनिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन अ रो इज रिकमेंडेड एज द डायमीटर ऑफ द रिवेट टाइम्स A 2, B 2.5, C 3, D 4। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5। जो मिनिमम पिच होती है वो किसके इक्वल होती है? 2.5 टाइम्स द डायमीटर। सो मैक्सिमम मैंने बताया था 16 T होती है टेंशन मेंबर के लिए। सो जो मिनिमम होती है पिच मीन्स इतनी होनी ही चाहिए, वो किसके इक्वल होती है? 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवेट वैल्यू इज डिफाइंड एज। सो रिवेट वैल्यू किसके इक्वल होती है? लेसर ऑफ द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चैप्टर इन स्टील स्ट्रक्चर के लिए अपडेटेड रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।